इस वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम की। लास्ट वीडियो में हमने अंडर डैम्प्ड सिस्टम के रिस्पांस का एक्सप्रेशन देखा था। जब हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम को स्टेप इनपुट दिया था तो उसका जो रिजल्ट निकल करके आया था वो हमने पूरा डिराइव करा था कि क्या उसका रिस्पॉन्स निकल करके आया था। और फाइनली उसका जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया था वो आया था सर सी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन निकल करके आया था। और मैंने आपको कहा था कि इस रिस्पॉन्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका रिस्पॉन्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको स्टेप इनपुट दिया, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसके बाद जो सी टी आया था वो कुछ इस तरीके से हमारे पास ड्रॉ हो रहा था। तो उसके बाद जो सी टी आया था वो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला था जिसके अंदर ये एक्सपोनेंशियली अपने फाइनल वैल्यू की तरफ जा रहा है और ऑसिलेट करते हुए जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल टर्म थी और एक साइनसोइडल टर्म थी, इस वजह से ऐसा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला था। तो इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज होने वाली है पहले मैं आपको उनका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम उनको 1 बाय 1 डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0% है, ये 100% है। ये हमारी फाइनल वैल्यू है, मतलब 1 जो है वो 100% वैल्यू है। तो हमारा रिस्पॉन्स जब अपनी फाइनल वैल्यू के 50% पर पहुंचता है, यहाँ पर कुछ इसका 50% होगा। तो ये 50% कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये पहुंचा है। तो ये कितनी देर में पहुंचा है, ये जो टाइम है जितनी देर में ये 50% पर पहुंचा है उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सर टाइम डिले टाइम। उस टाइम पीरियड को हम डिले टाइम बोलते हैं और टीडी से उसको डिनोट करते हैं। तो ये टाइम हमको फाइंड आउट करना है कि ये टाइम कितना होगा जब वो अपने 50% वैल्यू पर पहुंचेगा। दूसरी बात कि ये रिस्पॉन्स जब अपनी 100% वैल्यू पर पहली बार पहुंच रहा है, देखिए 100% पर तो कई बार पहुंच रहा है ना, कई बार ये कट कर रहा है इस फाइनल वैल्यू को, लेकिन जब पहली बार कट कर रहा है तो वो कितनी देर में कर रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है, मतलब ये टाइम पीरियड कितना है जब ये अपनी 100% वैल्यू पर पहुंच रहा है, इसको हम बोलते हैं सर टी आर, मतलब राइज टाइम। ये राइज टाइम हो गया। तीसरी बात आप देखिए कि इस रिस्पॉन्स की ये पीक वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू है। इसके बाद ये इससे ऊपर नहीं जा रहा है, यही सबसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पर, या आप कहें कि पीक वैल्यू पर कितनी देर में पहुंच रहा है, उसको हम बोलते हैं सर पीक टाइम। तो ये जो टाइम होगा ये होगा सर टी पी, मतलब पीक टाइम। मैक्सिमम वैल्यू पर कितनी देर में पहुंचा उसको हमने बोला पीक टाइम। इसके बाद हमारे पास होता है एक सेटलिंग टाइम। तो उसकी बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि टॉलरेंस बैंड क्या होता है। तो देखिए ये इसकी 100% हो गया, यहाँ पर कुछ 98% होगा और यहाँ पर कुछ 95% होगा। तो आप समझने की कोशिश करना कि जब हमारा ये रिस्पॉन्स 95% के आसपास पहुंचता है, उसके बाद जब वो जाता है तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है। तो उसके बाद हम उसको वेट नहीं करते हैं उसको देखने के लिए। हम कई बार 95% पर ही उसको सेटल डाउन मान लेते हैं, कई बार 98% पर मानते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। तो उसी को हम फाइनल वैल्यू पर मान लेते हैं कि वो पहुंच चुका है। तो इसीलिए इस बैंड को, ये जो बैंड है, ये जो बैंड है इसको ही हम यहां से यहां तक आप देख सकते हैं ये 90। तो ये जो 95% और 98% वाला बैंड है इसी को हम बोलते हैं सर टॉलरेंस बैंड। इसको हम बोलते हैं 2 to 5% बैंड। मतलब 98% मतलब 2%, 95 मतलब 5%। तो हमारा रिस्पॉन्स जब भी इस टॉलरेंस बैंड के अंदर एंटर करता है और फिर उसी के अंदर रहता है, तो वो जिस टाइम पीरियड पर वो एंटर करता है उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। इसका मतलब है कि उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स सेटल डाउन हो चुका है। तो ये देखिए आप 90, तो यहाँ पर करीब करीब ये पहुंच रहा है, जिसके बाद अब बाहर नहीं आएगा। जैसे आप कहेंगे कि सर कट तो यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन सर उसके बाद वापस से बाहर आ रहा है ना, लेकिन ये सेटलिंग टाइम नहीं होगा। सेटलिंग टाइम होगा जब ये फाइनली हमारे रिस्पॉन्स को उसके अंदर ले जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड होगा इसको हम बोलेंगे टीएस, मतलब सेटलिंग टाइम। और एक टर्म और होती है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। तो हम इसमें बात करते हैं कि सर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी है। ये हमारी डिजायर्ड वैल्यू से, ये जो 1 है ये हमारी डिजायर्ड वैल्यू है कि यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन इससे ही कितना डेविएट हुआ है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू डेविएट हुई है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट। तो ये जो वैल्यू है ना सर,
इसको हम MP से डिनोट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू तो समझ में आ ही गया होगा कि डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम और मैक्सिमम पीक ओवरशूट होता क्या है। अब हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इन सारे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस की डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूलाज को लिख रखा है। वन बाय वन मैं इनको डिराइव भी करूंगा। डिले टाइम का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है 1 + 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा n सेकेंड्स। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और आपको इसका आंसर निकाल देना है। उसके बाद राइज टाइम, पीक टाइम और पीक ओवरशूट का अपन डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला को डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। पूरे नोट्स की मैं PDF बना करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि जो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है, इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है ना, वो टाइम कॉन्स्टेंट होता है सर 1/α। T = 1/α। इसको आप टाउ भी बोल सकते हो। और अल्फा का मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं सर डैम्पिंग फैक्टर। मैंने आपको पहले बता रखा है, डैम्पिंग फैक्टर या एक्चुअल डैम्पिंग भी हम इसको बोल देते हैं। और इसकी जो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है सर जीटा ओमेगा n। तो अल्टीमेटली हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो हो जाएगा 1/ζ ओमेगा n। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब सेटलिंग टाइम जो है ना, वो टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड है। जो मैंने आपको यहाँ पर सेटलिंग टाइम बताया था, इसका मतलब यही है कि ये कितनी देर में सेटल हो रहा है, तो डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मैंने आपको टाइम कांस्टेंट के बारे में बता रखा है। तो देखिए, सेटलिंग टाइम का मतलब है कि वो अपने 2 से 5% में कब पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5% की। तो वो अपने टाइम कांस्टेंट के 3 गुना टाइम लेगा, जो टी है उसका 3 गुना टाइम लेगा सेटल डाउन होने के लिए 5% वाले बैंड में, और 4 गुना टाइम लेगा सेटल डाउन होने के लिए 2% वाले बैंड में। बाद में जब आप टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे तो सेटलिंग टाइम निकल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसका सेटलिंग टाइम बताइए 2% बैंड में पहुंचाने के लिए। तो आपको टाइम कांस्टेंट निकाल लेना है जीटा ओमेगा n रख के, फिर आप 4 × 1/ζ ओमेगा n करेंगे तो सेटलिंग टाइम आ जाएगा। उसी तरीके से 5% बैंड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये सेटलिंग टाइम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सर राइज टाइम की। तो देखिए, राइज टाइम निकालने के लिए हमको पता है कि ये जो टाइम है ये कब है, जब हमारा रिस्पॉन्स अपनी 100% वैल्यू पर पहुंच चुका है। मतलब जो CT है इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। जब CT की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका मतलब है कि वो 100% वैल्यू पर पहुंच चुका है। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप देखना। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं सर राइज टाइम। तो आप देखिए, आपके पास CT क्या था, ये आपके पास CT की वैल्यू है। अब मैंने आपको कहा कि राइज टाइम का मतलब है कि जब CT की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब अपनी 100% वैल्यू पर ये पहुंच जाए, तो आप उसको राइज टाइम कह सकते हैं। तो सर CT की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, तो इसको मैं रख देता हूँ सर 1 = 1 - (e⁻ ζ ओमेगा n × TR। अब मैं राइज टाइम निकाल रहा हूँ तो T की जगह TR रख दूंगा, 1 - ζ² sin ओमेगा d × TR + 5। अब यहां पर आप देखिए 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म = 0। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी टर्म जो है वो 0 के बराबर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये फाइनाइट है और ये वाली टर्म 0 हो सकती है। तो इन दोनों में से ये वाली जो टर्म है ना, यही 0 के बराबर हो सकती है, क्योंकि ये तो एक फाइनाइट रिजल्ट हमको देगा। तो पूरी टर्म को 0 के बराबर आप रख नहीं सकते हो, सिर्फ ये वाली जो टर्म है इसी को 0 के बराबर रख सकते हो। तो ये वाली जो टर्म है ये हमको एक फाइनाइट रिजल्ट देगी, क्योंकि ये e⁻⁻x है तो इसका रिजल्ट हमेशा ही फाइनाइट निकल करके आएगा। लेकिन साइनोसॉइडल जो है ये 0 हो सकता है, तो इसीलिए हम इस वाली टर्म को 0 के बराबर रखने वाले हैं। तो यहां पर आप देखना, मैंने रखा सर साइन = 0। अब मैं इसको 0 के बराबर रखूं या मैं इसको sin पाई लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं है। sin n पाई लिख देता हूं और n की वैल्यू को 1 ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि साइन पाई भी 0 ही होता है, तो 0 की जगह साइन पाई लिख देंगे तो इससे हमको फायदा क्या मिलेगा कि ये साइन और ये साइन दोनों हट जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ओमेगा d TR + 5 = पाई। n की वैल्यू को 1 लिख दिया है, तो यहां से आपको TR डायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब राइज टाइम आप निकाल सकते हो पाई - 5 अपॉन ओमेगा d। तो यह आपके पास राइज टाइम की वैल्यू निकल करके आ गई। अब पाई की जगह थीटा भी हो सकता है सर, वो तो एंगल है, उसकी तो कुछ भी अलग अलग बुक में किसी में फाई लिखा हो सकता है, किसी में थीटा लिखा हो सकता है। और जो फाई है इसकी वैल्यू होगी सर tan 1
1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। अब ये वाली जो चीज़ है ये कैसे आई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, पिछले दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब मैंने एस प्लेन में अंडर डैम सिस्टम के दोनों रूट्स को ड्रॉ करा था रूट लोकस के ऊपर, तो ये जो रूट की लोकेशन थी ना, इसको जब मैंने ट्रेस करा था तो सर ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था और ये वाला एंगल फाई था, ये वाली डिस्टेंस ओमेगा एन, ये जीटा ओमेगा एन और ये ओमेगा डी थी। तो यहाँ से मैंने तीनों ही एंगल निकाले थे। यहाँ से मैंने निकाला था साइन फाई जिसकी वैल्यू थी सर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, कॉस फाई भी निकाला था, कॉस फाई की वैल्यू थी जीटा, और टेन फाई भी निकाला था साइन फाई अपॉन कॉस फाई करके, तो ये हो गया सर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ से निकल करके आई थी, यहीं से मैंने फाई की वैल्यू निकाली है टेन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो उम्मीद करता हूँ कि राइस टाइम का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसके अंदर रटने जैसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे सर पीक टाइम की। अब पीक टाइम से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो सर पीक टाइम को आप देखिए कि जब ये रिस्पॉन्स अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचा है, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जब ये रिस्पॉन्स पहुंचा है, उस समय जो टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं पीक टाइम। तो अगर हम इसका मैक्सिमा निकाल लें तो मतलब वो जो जिस टाइम पर मैक्सिमा होगा उसको हम टीपी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमा निकालने का आपको फॉर्मूला पता है कि सर सी जो है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वल्स टू 0 रख देंगे। सी क्या है पहले तो वही लिख लेते हैं। ये मैंने सी का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि सर इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमको टीपी मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना है सर और इक्वल्स टू 0 रखना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप समझना कि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तो दो टर्म है, तो यहां पर आपको कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक F1 है, इस टर्म को मैं F1 मान लेता हूँ, इसको F2 मान लेता हूँ। तो सर जब डिफरेंशिएशन दो टर्म्स का होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन में हो, तो वो कुछ इस तरीके से हम करते हैं कि F1 को एज इट इज रखेंगे और F2 का करेंगे डिफरेंशिएशन, बाद में प्लस लगाएंगे, F2 को एज इट इज रखेंगे और F1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कर देते हैं सर। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया है ना, बाकी इस टर्म को एज इट इज रख लेना है, तो सर इसको एज इट इज रख लो और सेकंड वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। तो सेकंड वाली टर्म का क्या बन जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाई। अब इस ओमेगा डी टी का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये टी के साथ है और हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका जब करेंगे तो ओमेगा डी बाहर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। फिर आप प्लस साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, F2 को एज इट इज रखना है, तो सर F2 को एज इट इज रख लो साइन, ये हमने F2 को एज इट इज रख लिया और फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएशन कर दो, F1 का डिफरेंशिएशन कर दो। तो सर F1 मतलब आप देखिए e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स में सर माइनस बाहर आ जाता है और e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स होता है, माइनस बाहर आके, तो एक माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, बाकी आपका एज इट इज आप लिख देंगे। अब आप देखिए ये वाली टर्म भी टी के साथ है, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो एक माइनस फिर से बाहर आएगा और जीटा ओमेगा एन आ जाएगा, तो वो दोनों माइनस कैंसिल आउट होकर अल्टीमेटली प्लस ही रह जाएगा और जीटा ओमेगा एन यहाँ पर आ गया बाहर। इज इक्वल्स टू 0 रखना है सर पूरी टर्म को। तो ये चीज़ क्लियर है, बस यही स्टेप था जो कि इंपॉर्टेंट था, इसके बाद तो सब कुछ सिंपल ही है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली पूरी टर्म को उधर ले जाऊंगा, इज इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगा। तो सर ये वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू ये वाली को जब उधर ले गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज लिखनी है और फिर ये ओमेगा डी को भी मैं खोल के लिख लेता हूं सर। ओमेगा डी की वैल्यू यही होती है सर, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये भी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने कंट्रोल सिस्टम की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और फिर बचा हुआ कॉस लिख देंगे। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है सर, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको अब हमको सॉल्व करना है। तो ये जो जीटा है ना, इसको मैं इसके नीचे ले जाऊंगा, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर के नीचे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो होगा क्या, उससे होगा ये कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टेन फाई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, तो इसकी जगह मैं फाइनली इसको टेन फाई लिख पाऊंगा। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ सर,
अब यहाँ पर आप देखिए टेन फाइव को आप क्या लिख सकते हो सर, टेन फाइव को आप लिख सकते हो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, और अल्टीमेटली आप क्या करोगे, इस कॉस फाइव यहाँ पर मैं साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव लिखूंगा और कॉस फाइव को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा सर साइन, और यहाँ पर आ जाएगा सर साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। अब इस पूरी टर्म को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सर साइन फाइव, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव इंटू साइन फाइव। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास बन गया सर साइन ए माइनस बी का, और ये फॉर्मूला होता है सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें ए वाली टर्म तो ये है और बी हमारे पास ये है, तो इसको अगर हम साइन ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा साइन ए क्या है ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये तो ए है, और बी क्या है फाइव, तो माइनस फाइव कर देना है, इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर भी जीरो होगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू फाइव। अब आप यहाँ पर फिर से देखना, यही मैं लिख देता हूँ, तो ये जीरो है, मतलब साइन एन पाई लिख सकते हो यहाँ पर, तो इस ये देखिए साइन ओमेगा डी इंटू टी इज इक्वल्स टू साइन एन पाई, फिर दोबारा से दोनों तरफ से साइन हट जाएगा, तो बचेगा क्या ओमेगा डी इंटू टी इज इक्वल्स टू एन पाई, और जब टी की वैल्यू निकालोगे तो एन पाई अपॉन ओमेगा डी आ जाएगा। अब ये जो टी है ना, इस टी की जगह आप पी रख दो सर, क्योंकि आप पीक टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये टी पी यहाँ पर निकाल लिया एन पाई अपॉन ओमेगा डी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये एन की वैल्यू अगर ऑड नंबर हुई, मतलब 1 3 5, तो आप इसके ओवरशूट्स की बात कर रहे हैं। ओवरशूट से मतलब है कि डिजायर्ड वैल्यू से जब ऊपर की तरफ गया है, तो ये वाली वैल्यू जब आपको निकालना है, इस पीक वैल्यू को कितने टाइम पर पहुंचा है, तो ये आपको निकालना है, तो n इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा। अगर सेकंड ओवरशूट की बात कर रहे हैं, इसका टाइम पीरियड निकालना है कि कितनी देर में यहां पर पहुंचा है, तो आपको n इक्वल्स टू 3 रखना पड़ेगा। थर्ड ओवरशूट की बात करेंगे तो 5 लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से अंडरशूट, ये वाली वैल्यू का अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। तो ये चीज तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आई गई होगी। जब n को इवन रखेंगे तो अंडरशूट की बात करेंगे, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। 1 यहाँ पर रखो, 2 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, 4 यहाँ रखो, तो अपने आप वो इवन और ऑड हो जाएगा। तो यहाँ से आप टीपी को समझ सकते हो। अब जो तीसरी चीज है वो है सर पीक ओवरशूट या फिर मैक्सिमम पीक ओवरशूट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम पीक ओवरशूट के लिए मैंने आपको बताया कि अपने डिजायर्ड वैल्यू से कितना ऊपर डेविएट हुआ है ये हमको निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको अगर ये वैल्यू पता लग जाए कि ये वैल्यू कितनी है और आप -1 कर दो, तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी है इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस सीटी के अंदर टाइम पीरियड पी लिख दोगे। जो पीक टाइम है ना, उसकी वैल्यू जैसे ही पुट करोगे इस टाइम पीरियड की जगह, तो आपके पास सीटी आ जाएगा ये वाला। मतलब समझा देता हूं, देखिए एमपी जो होता है ना, वो होता है रिस्पॉन्स इस टाइम पीरियड पर, जो हमारा पीक टाइम है उस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या है, -1 कर देना है, तो हमारे पास एमपी निकल करके आ जाएगा। और कई बार हमसे परसेंटेज एमपी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम डिवाइड बाय 1 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज एमपी निकल करके आ जाएगा। तो हमको मेनली यही निकालना है, ये निकालते ही तो हमारे पास सब कुछ आ ही जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, सी टीपी करना है। तो इसके अंदर जहां भी टी है ना, वहां पर टीपी की वैल्यू लिख दो। टीपी की वैल्यू क्या थी सर, एन पाई अपॉन ओमेगा डी, ठीक है। तो ये देखिए 1 माइनस ई की पावर जीटा ओमेगा एन टीपी। अब टी की जगह टीपी रखना है, और टीपी की वैल्यू क्या है, टीपी की वैल्यू है सर एन पाई अपॉन ओमेगा डी। और ओमेगा डी जो होता है वो हमारे पास होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो मैं ये दोनों वैल्यू यहां पर रख देता हूं, एन पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और फिर आ जाएगा साइन ओमेगा डी। अब देखिए टी पी की वैल्यू जब आप रखेंगे तो यहां पर आपको रखना है एन पाई अपॉन ओमेगा डी प्लस 5। अब ये इसमें होगा क्या कि एक तो ओमेगा डी से ओमेगा डी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आप ओमेगा एन से ओमेगा एन को कैंसिल आउट कर सकते हो, बाकी सारी टर्म को एज इट इज लिख लीजिए।
तो यहाँ पर आपने लिखा है साइन पाई प्लस थीटा, तो इसको आप माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सर, 1 माइनस, तो जब आप इसको माइनस लिखोगे ना तो ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, ठीक है। और साइन फाई की वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको पहले बताया। साइन फाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो जैसे आप यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिखोगे तो नीचे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये आपके पास बच जाएगा सी टी पी। तो सी टी पी की वैल्यू क्या आई आपके पास, 1 प्लस ई की पावर माइनस जीटा एन पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमारे पास सी टी पी की वैल्यू आई। अब आपको निकालना है सर एम पी, मैक्सिमम पीक ओवर शूट। तो ये आ जाएगा सर, देखिए सी टी पी 1 प्लस ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, -1 करना है। तो जैसे -1 करोगे तो ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास एमपी का रिजल्ट निकल करके आ गया डायरेक्टली ये। लेकिन आपसे परसेंटेज एमपी पूछा जाता है, तो परसेंटेज एमपी निकालने के लिए हमको क्या करना है, डिवाइड बाई 1 इंटू 100 करना है। तो डिवाइड बाई 1 करने का कोई सेंस नहीं है, इंटू 100 कर देंगे अगर आप इस टर्म में, तो आपके पास परसेंटेज एमपी निकल करके आ जाएगा। अब एक छोटा सा ग्राफ और मैं आपको बताता हूं। परसेंटेज एमपी, ये है परसेंटेज एमपी और ये है सर जीटा। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है सर। जैसे जैसे आप जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ये जो परसेंटेज एमपी की वैल्यू है ये कम होती चली जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप जीटा को बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आप जीटा को घटाओगे तो ये परसेंटेज एमपी बढ़ जाएगा। और ये आप देख भी सकते हो कि जीटा को जैसे ही हम 1 की तरफ लेकर के जाते हैं ना, इसको हम 1 की तरफ जब लेकर के जाते हैं तो वो जो रेस्पॉन्स है, ये वाला जो रेस्पॉन्स है ये आपका ऐसा नहीं रहता है, ये क्रिटिकली डैम्प्ड की जैसे बनने की कोशिश करता है। मतलब कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आपका बन जाता है सर इस तरीके का, मतलब परसेंटेज एमपी 0 हो जाता है। और जैसे ही आप जीटा को 0 की तरफ लाते हो तो ये रेस्पॉन्स जो है वो पूरा ऑसिलेशंस वाला बन जाता है, पूरा ही ऑसिलेशन करने लग जाता है। तो इसलिए आपको मैक्सिमम जो एमपी है वो जीटा 0 पर मिलता है, और 0 हो जाता है जब जीटा को 1 करते हैं। तो ये ग्राफ से आपको समझ में आया कि जो एमपी है इसकी डिपेंडेंसी जीटा के ऊपर है, और जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो। ये चीज क्लियर है।